नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित खन्ना। दोस्तों, आज से हम एफएलटी स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ फुल लेंथ टेस्ट यहाँ पर मैं आपके साथ स्टार्ट करने वाला हूं, जो कि पार्ट में आपको यहाँ पर यूट्यूब पे देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ दोस्तों, कोई भी अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऑल एग्जाम प्लेस पर। अगर आप सपोर्ट कर सकते हैं तो हमें सपोर्ट कर सकते हैं मेंबरशिप ज्वाइन करके। कोई भी डाउट लगता है एग्जाम रिगार्डिंग तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, फेसबुक पे पूछ सकते हैं, और जो क्लास की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे जो है मिल जाएगी। इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर और अच्छे से तैयारी करना है तो पेपर 1 का कंप्लीट बैच आपको मिल जाएगा, जिसमें बाइलिंगुअल क्लासेस हैं, लाइव रिकॉर्डेड दोनों मिल जाएंगी, साथ में नोट्स जिसे आप प्रिंट करवा सकते हैं फोर साइज में। साथ में 5000 एमसीक्यू सीरीज आपको यहाँ पर अभी मुफ्त मिल रही है, और अंतिम प्रहार बैच जो है आपका इसके साथ अभी फ्री मिल रहा है, और वो भी 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ में। तो बिल्कुल, अगर आप एमपीपीएससी के सभी एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो ये बैच आपके लिए बेस्ट होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, केवल अंतिम प्रहार बैच लेना चाहते हैं, जिसमें हमने ओल्ड अंतिम प्रहार बैच भी इंक्लूड करके दे रखा है, साथ में अभी इसमें 5000 एमसीक्यू टेस्ट सीरीज भी जो है फ्री मिल रही है, तो ये भी आपको फ्री मिल जाएगी। बिल्कुल इसे ज्वाइन कर लें, अभी आपके पास समय है एग्जाम में। अच्छे से अगर प्रहार बैच कर लेते हैं तो 35 से 40 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाने वाले। मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं। इसके पहले भी आप प्रहार बैच का रिजल्ट देख सकते हैं, 2022 वाला, 2024 वाला। तो बहुत ही फायदा आपको इस बैच से मिलने वाला है। इसी के साथ साथ पेपर 2 की तैयारी करना चाहते हैं वो भी अवेलेबल है। पेपर 2 की भी कुछ सब्जेक्ट्स की टेस्ट सीरीज जो है हमारे यहाँ अवेलेबल है। चलिए तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की इस क्लास की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई, द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन एक्ट 1989 वॉज अमेंडेड इन विच ईयर। किस वर्ष में संशोधन हुआ था, इसका ये पूछा जा रहा है। एससी एसटी एक्ट का संशोधन जो है किस वर्ष में हुआ था, ये आपको बताना है। हम्म किस वर्ष में संशोधन किया गया था। हाँ, तो याद रखिएगा भाई, इसका संशोधन हुआ था 2018 में। 2018 में इसका संशोधन किया गया था। इसमें किया क्या था, इसमें हाई कोर्ट ने इस कानून के तहत तुरंत गिरफ्तारी पे क्या है रोक लगा दी गई थी, और कहा गया था कि भाई आपका वो है। बाद में फिर उसके फैसले को पलटा गया और धारा 18A जोड़कर पुरानी व्यवस्था को ही बहाल कर दिया गया था। तो भाई ये आपका जो है आपका 2018 में जो है आपका हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट अपॉइंटेड बाय। मध्य प्रदेश का जो चीफ जस्टिस होता है वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, ये आपको बताना है। हाँ, मध्य प्रदेश का जो चीफ जस्टिस है वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है। हाई कोर्ट पढ़ा है आपने? हाई कोर्ट पढ़ा है मध्य प्रदेश का? हाई कोर्ट में आपने उच्च न्यायालय पढ़ा है तो आर्टिकल 214 पढ़ा होगा, आर्टिकल आपका 215 पढ़ा होगा, है ना। ये आर्टिकल आपने पढ़े होंगे, आर्टिकल 217 पढ़ा होगा। अलग अलग आर्टिकल पढ़े थे। हाँ, उच्च न्यायालय से। बिल्कुल, तो याद रखिएगा भाई। हाँ, भारत का जो न्यायाधीश होता है ना, आपका मुख्य न्यायाधीश जो होगा, राज्यपाल के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा जो है आपका क्या है अपॉइंट किया जाता है। तो ये तो पहले ही आपने दोस्तों पढ़ा है मेरे हिसाब से, किस तरह से आपका अपॉइंटमेंट जो है आपकी की जाती है ना। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान रखना है। चल, क्लियर ये चीज। आगे बढ़ते हैं। पारिजात मंजरी नाटिका जो है किस शासक की प्रशंसा में लिखा गया है। पारिजात मंजरी जो है किस नाट के उसमें लिखा गया है, यह आपको बताना है। आपने परमार वंश पढ़ा होगा, परमार वंश आपने पढ़ा था, याद कीजिए। हाँ, परमार वंश में आपने पढ़ा था। हाँ, कौन से किसके बारे में परमार वंश में? हाँ, किसके बारे में परमार वंश में आपने पढ़ा था? अर्जुन वर्मन के बारे में। हम्म, हाँ, अर्जुन वर्मन।
अर्जुन वर्मन पढ़ा था आपने। ए ऑप्शन क्या होगा इसका, हो जाना चाहिए। हम्म, ए ऑप्शन आंसर हो जाना चाहिए इसका। राजगुरु मदन करके थे इसके वो लेखक, है ना। तो अर्जुन वर्मन से जो है आपका जुड़ा हुआ है ये, है ना। परिजात मंजरी जो है आपका, है ना। परिजात मंजरी जो है अर्जुन वर्मन से जुड़ा हुआ है। अर्जुन वर्मन से, है ना, याद रखिएगा आप। परिजात मंजरी। चलो, तो इसे बस याद रखना, एक ही बार क्वेश्चन पूछा है ये वाला, बट पूछा गया था तो थोड़ा सा तो याद करना पड़ेगा अपन को, है ना। है ना, राजगुरु बाल सरस्वती करके थे महाकवि मदन जो है ना। महाकवि मदन आपने पढ़ा होगा, राजगुरु बाल सरस्वती, है ना, उनके द्वारा लिखा गया था ये। राजगुरु बाल सरस्वती करके हैं, जैसे मदन के नाम से, मदन गुरु के नाम से भी जाना जाता है ना। मदन गुरु के नाम से भी जाना जाता है। के द्वारा परिजात मंजरी नाटक लिखा गया और उसमें अर्जुन वर्मन की क्या है, प्रशंसा जो है आपकी की गई थी, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो, याद रखिएगा। अगला है सतपुड़ा पर्वत का पूर्वी भाग क्या कहलाता है भाई। सतपुड़ा पर्वत है अपना, उसका पूर्वी भाग, है ना। पूर्वी भाग को किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। तो आपने पूरा का पूरा पढ़ा है पठार एरिया, आपने पूरा का पूरा मालवा एरिया पढ़ा है, तो आपने ये भी पढ़ा है कि भाई सतपुड़ा मैकाल प्रदेश, है ना। सतपुड़ा मैकाल प्रदेश मतलब कौन सा एरिया भाई, जिसमें आपका क्या है, दो भागों में, तीन भागों में बांटा जाता है, पश्चिमी सतपुड़ा, पूर्वी सतपुड़ा और मैकाल श्रेणी, है ना। पश्चिमी, पश्चिमी, है ना, पश्चिमी हो गया, पूर्वी हो गया, है ना, और मैकाल हो गया। ये तीन भाग में बांटा जाता है। अगर आप देखेंगे सतपुड़ा की श्रेणी को, पश्चिमी को आप किस नाम से जानते हैं, तो पश्चिमी को आप देखेंगे तो भाई राजपिपला की पहाड़ी जो है आपकी ये हो जाती है, राजपिपला की पहाड़ी, है ना। ये आपकी हो गई। पूर्वी वाला आपका कौन सा हो जाता है, तो पूर्वी वाला जो है, जैसे हम मैकाल पठार आपका कहते हैं, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा सही आंसर, मैकाल पठार जो है आपका क्या है सही आंसर हो जाएगा, है ना। मैकाल पठार जो है पूर्वी भाग हो जाएगा एकदम, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, मैकाल पठार जो है पूर्वी भाग हो जाएगा, मैकाल पठार जो है पूर्वी भाग हो जाएगा, ठीक है। बीच वाले भाग में आपका क्या है, बीच वाले भाग में महादेव श्रेणी आ जाएगी आपकी, है ना। बीच वाले भाग में जो है महादेव श्रेणी आ जाएगी। चलिए, राई डांस जो है वो किससे संबंध रखता है। जी हाँ, राई डांस की बात हो रही है यहाँ पर। बुंदेलखंड का फेमस है राई डांस, ये तो आप सभी को पता है ना। बुंदेलखंड का फेमस है राई डांस। डांस पढ़ते हैं, लोक डांस, लोक नृत्य, जिसमें आपने बुंदेलखंड का राई पढ़ा। राई जो है सबसे लोकप्रिय है ना। राजकीय डांस है, आपको पता होना चाहिए, है ना। मध्य प्रदेश का राजकीय डांस है आपका, राजकीय नृत्य है राई, है ना। बुंदेलखंड क्षेत्र का है, बुंदेलखंड क्षेत्र का है ना। ये आपको ध्यान रखना है। इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई कहाँ का है ना। तो बुंदेलखंड क्षेत्र का है राई डांस आपका, है ना। इसके अलावा बेड़नी आपकी होती है इसमें, है ना, बेड़नी, है ना। याद रखिएगा, जो मुख्य नर्तिका होती है उसे क्या कहा जाता है, नर्तकी को बेड़नी कहा जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे राम साहेब पांडे,
राम साहेब पांडे आपके फेमस हैं इस आपके राई डांस के लिए। साथ में आप देखेंगे आपका ज्ञानेश्वरी करके फेमस है कटनी के, है ना, ज्ञानेश्वरी करके फेमस है कटनी के, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो केवल फाग में, केवल रवि में, ये दोनों में ही होता है ना। ए और बी जो है यहाँ पर सही हो जाएंगे, है ना। ए और बी जो है यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो भाई बसंत पंचमी से लेके वैशाख तक जो है आपका मनाया जाता है ना। वसंत पंचमी से लेके वैशाख तक आप देखेंगे मनाया जाता है बकायदा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो रवि की फसल गेहूं चना जब कटाई होती है तो उसकी खुशी में भी आपका क्या है, राईगान जो है आपका करवाया जाता है ना। चलिए, हाँ, क्वेश्चन आपको आ सकता है। क्लाइमेट ऑफ मलबा, हाँ, मालवा का क्लाइमेट जो है ये आपको पूछा जा रहा है, याद रखिएगा। सर सेंसर दिखता है कि नहीं? सेंसर किस चीज का सेंसर? सेंसर किस संदर्भ में पूछ रहे हैं? हाँ, सब ट्रॉपिकल है मालवा का। मालवा की जलवायु कैसी है? सब ट्रॉपिकल है। हाँ, उपोष्ण है। उपोष्ण है, याद रखिएगा भाई। मालवा की जलवायु सब ट्रॉपिकल है ना। ये तो आपने पढ़ा ही है, मालवा की जलवायु सर्वश्रेष्ठ जलवायु के रूप में जानी जाती है। मालवा की जलवायु जो है सर्वश्रेष्ठ जलवायु के रूप में जानी जाती है, यह आपको ध्यान रखना है। उपोष्ण है ना। सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल का मतलब होता है ना गर्मी, है ना, ना गर्मी ना ठंडी, है ना, ना ज्यादा गर्मी पड़ती है ना ज्यादा ठंडी पड़ती है, उसे उपोष्ण कहा जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। सब ट्रॉपिकल कहा जाता है, या टेम्परेट भी कह सकते हो, है ना। टेम्परेट भी कह सकते हो इसको भाई आप। सब ट्रॉपिकल को आप टेम्परेट भी कह सकते हो, टेम्परेट, है ना। सम जलवायु भी कहते हैं हम इसको, सम जलवायु। हाँ, चीनी यात्री, चीनी यात्री फाहीन, चीनी यात्री फाहीन जो थे, फाहीन जो थे, उसने क्या कहा था? चीनी यात्री फाहीन ने क्या कहा था? चीनी यात्री फाहीन ने मालवा की जलवायु को विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा था, है ना। मालवा की जलवायु को विश्व की, विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा था, सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा था, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु फाइन ने कहा था। ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छे से आपको ध्यान रखना है ना, याद रखिएगा। चलिए, अगला है वीर क्रांतिकारी राजा भभूत सिंह जो है किस जनजाति से बिलोंग करते हैं? अब देखिए, मैंने आपको पढ़ाया था राजा भभूत सिंह के बारे में भी, है ना। राजा भभूत सिंह फेमस पर्सनैलिटी में आपने पढ़ा था, राजा भभूत सिंह। हाँ, किस ट्राइब से बिलोंग करते हैं राजा भभूत सिंह? तो भाई राजा भभूत सिंह 1857 की क्रांति में आप देखेंगे, है ना, इनका बड़ा योगदान था। तो ये जो है आपके किस ट्राइब से बिलोंग करते थे? तो भाई ये गोंड ट्राइब से आपका क्या है, बिलोंग करते थे। याद रखिएगा, गोंड जनजाति से जो है आपका राजा भभूत सिंह जो है बिलोंग करते थे। हाँ, इनका जन्म राई खेड़ी शाखा में जागीरदार परिवार में बकायदा हुआ था। गोरिल्ला युद्ध में आपके माहिर थे, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। गोरिल्ला युद्ध में माहिर थे, 1857 में आपका इन्होंने भाग लिया था। बाद में इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, 1860 में इनको मृत्यु जो है आपका वो दे दी जाती है। और ये जो है आपके गो ट्राइब से बिलोंग करते थे, ठीक है, गोरिल्ला वॉरफेयर में माहिर थे। चलिए, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना 2023 में शुरू हुई थी, इसका लक्ष्य क्या था ये आपको बताना है। मुख्यमंत्री आपकी जो योजना थी, इसका लक्ष्य क्या था ये आपको बताना है। तो भाई मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना नाम में ही है ना। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, तो स्किल जो है यहाँ पर ट्रेनिंग और स्टेफन जो है आपका दिया जाता, आपका जो सीखने आते हैं उनको, है ना।
तो यहाँ पर स्टेफिन और ये उसको लेके जो है आपका योजना जो है चलाई गई थी, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। अगला है, राई नृत्य संबंधित है किस ट्राइब से? कोरकू से, भिलाला से, भारिया से या बेड़िया से? राई नृत्य जो है आपका, है ना, किससे संबंधित है ना? तो भाई मैंने बताया जो नर्तकी होती है उसे बेड़नी कहा जाता है ना? जो डांसर होती है उसे बेड़नी कहा जाता है, नर्तकी को बेड़नी कहा जाता है। वो बेड़नी एक्चुअली में बेड़िया समुदाय से बिलोंग करती है, बेड़िया समुदाय से जो है आपका बिलोंग करती है, इसलिए बेड़नी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ना? तो बेड़िया समुदाय से आपका बिलोंग करती है, इसलिए बेड़नी कहा जाता है। जो नर्तकी होती है, सेंटर डांसर होती है ना? बुंदेलखंड का है, ये तो आपने पढ़ ही लिया थोड़ी देर पहले, बाकी फिर भी आप याद रखिएगा, है ना? बुंदेलखंड का है आपका, है ना? बुंदेलखंड का है आपका, ये आपको ध्यान रखना है, स्टेट डांस है आपका। चलिए अगला है, जबलपुर के बाजना मठ का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? जबलपुर का बाजना मठ, है ना? जबलपुर का बाजना मठ किसके द्वारा बनवाया गया था? जब आप गोंडवाना किंगडम पढ़ेंगे तो गोंडवाना किंगडम में आप क्या पढ़ेंगे? आप पढ़ेंगे अलग अलग राजाओं के बारे में, हृदय शाह के बारे में पढ़ेंगे, संग्राम शाह के बारे में पढ़ेंगे। तो जब आप संग्राम शाह के बारे में पढ़ेंगे ना, तो आप पढ़ेंगे इनके बारे में। जब आप संग्राम शाह के बारे में पढ़ेंगे तब आप पढ़ेंगे इनके बारे में। संग्राम शाह, जिन्हें आमड़ दास के नाम से भी जाना जाता है ना? ये आपको ध्यान रखना है ना? संग्राम शाह जो है, तो बांजना मठ जो है आपका जबलपुर में है ना? इसका निर्माण आप देखेंगे आपका करवाया गया था आपका संग्राम शाह के द्वारा, जिन्हें आमड़ शाह भी कहा जाता था, आमड़ दास भी कहा जाता था। तो इनका दूसरा नाम क्या है? आमड़ दास भी है, आमड़ दास, है ना? या फिर संग्राम शाह है ना? याद रखिएगा। गोंडवाना किंगडम जब आप पढ़ोगे ना, तब आप पढ़ोगे। और संग्राम शाह आप देखेंगे तो आपका 1531 के आसपास में आप देखेंगे, है ना? तो गुजरात के सुल्तान थे बहादुर शाह, उसको हरा देते हैं, है ना? और उसके बाद ही जो नाम है ना संग्राम शाह, एक्चुअल में ये धारण करते हैं, है ना? तो 1531 में गुजरात के राजा को हराकर आमरदास से जो है अपनी पदवी धारण करते हैं, टाइटल संग्राम शाह के नाम से। चलिए, धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का सूत्र वाक्य क्या है? धरती आभा जो योजना है एक्चुअल में, तो धरती आबा मतलब आपको पता ही है, भगवान बिरसा मुंडा, है ना? धरती आबा मतलब कौन? धरती आबा मतलब भगवान बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा। भगवान बिरसा मुंडा को आप देखेंगे धरती आबा के रूप में जाना जाता है ना? तो ये जाहिर सी बात है किससे रिलेटेड होगी? हर आदिवासी के दरवाजे तक सरकारी लाभ पहुंचाना, उससे संबंधित जो है ये आपकी क्या है? योजना है ना? ये आपको ध्यान रखना है। 100% मतलब जितना भी है, चाहे पक्के मकान हो, चाहे सड़कें हो, चाहे बिजली हो, चाहे अच्छा स्वास्थ्य हो, उसको लेके जो योजना है ये आपकी चलाई गई थी। चलिए अगला है, मध्य प्रदेश की सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या क्या है? तो भाई आपको पता है एमपी है, तो एमपी के आप देखेंगे नॉर्थ वेस्ट में यूपी, नीचे आप आएंगे छत्तीसगढ़, नीचे आएंगे महाराष्ट्र, इधर आएंगे 2 जिलों से गुजरात, और इधर और पूरा ऊपर आएंगे तो आपका राजस्थान, है ना? तो यह कितने राज्यों से बाउंड्री शेयर करता है हमारा मध्य प्रदेश, है ना? 5 राज्यों से आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश हमारा क्या है? बाउंड्री शेयर करता है। बहुत बेसिक सा एग्जाम है, तो मेरे हिसाब से आपको याद ही रहेगा कि भाई 5 राज्यों से जो है मध्य प्रदेश शेयर करता है बाउंड्री। चलिए अगला क्वेश्चन है, अमरकंटक तापीय विद्युत केंद्र के बारे में कौन सा कथन सही है? चलो, अमरकंटक तापीय विद्युत केंद्र, हाँ बहुत अच्छे से पढ़ा है भाई आपने। अमरकंटक तापीय विद्युत केंद्र 101% पूछा जाएगा एग्जाम में। अमरकंटक तापीय विद्युत केंद्र बताइए। हाँ, 1965 में स्टैब्लिश किया गया था, याद रखिएगा भाई, 1965 में स्टैब्लिश किया गया था अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र।
पहला वाला बिल्कुल सही है। हाँ, दूसरा बोल रहा है कि संयंत्र की 4 इकाइयां पुरानी होने के कारण बंद हो चुकी हैं। 4 इकाइयां जो है बोल रहा है बंद हो चुकी हैं। तो अगर आप देखेंगे इसको लेके, 2 इकाई जो है आपकी चालू की गई थी 65 में, है ना। 65 में 2 इकाई चालू की गई थी, ये तो हमको क्लियर है। दूसरा आपका क्या है यहाँ पर, सुहागपुर क्षेत्र से कोयला आता है, ये आपका बिल्कुल सही है। तो देखिए यहाँ पर पहला और तीसरा तो 100% कन्फर्म है ना। तो पहला और तीसरा तो 100% कन्फर्म है। चौथा जो यहाँ पर डेटा आपको उतना अवेलेबल नहीं है इसके लिए, बाकी पीएससी ने जो इसका आंसर है तीनों ही सही माना है ना। पीएससी ने इसका जो आंसर है तीनों ही सही माना है, 1, 2 और 3 तीनों ही सही माना है। तो इसको आप याद रखिएगा। दूसरा फैक्ट भी याद कर लो। बाकी पानी आप देखेंगे तो चचाई से आपका पानी जो है, आपका डैम है चचाई के पास में, वहां से आपका इसको रिसीव होता है, ये आपको ध्यान रखना है ना। ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों यहाँ पर सही है। बाकी ये पॉइंट जो है याद रखिएगा सेकंड वाला, है ना। इसकी कुछ यूनिट जो है पुरानी होने के कारण बंद भी की गई है, ये लिख लेना भली एक्स्ट्रा में, क्योंकि ये केवल एमपीपीएससी के उसमें ही आपको दे रखा था। बाकी जगह इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो है अलग से आपको कहीं पे मिलेगी भी नहीं, है ना। जब आप इन डेप्थ खोजोगे ना, तब हो सकता है आपको इसके बारे में पता चले। बाकी उतना जानकारी इसके दोस्तों, ऐसे ही शानदार कंटेंट से आप पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप पेपर 1 का कंप्लीट बैच मिल ले सकते हैं, जहां पर आपको पीडीएफ नोट्स प्रिंट करवाने लायक 5000 एमसीक्यू सीरीज सब कुछ मिल जाएगा। और ऐसे ही केवल एमसीक्यू सीरीज चाहिए तो अंतिम प्रहार बैच ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर 2 प्रहार बैच जिसमें अभी फ्री मिल रहे हैं ओल्ड वाले, वो भी इसमें इंक्लूड है, प्लस टेस्ट सीरीज भी आपकी इसमें इंक्लूड है। 100% श्योर शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाले हैं, बिल्कुल यहां पर आपको मिल जाएंगे। तो बिल्कुल जरूर इसे ज्वाइन करें, के बारे में उपलब्ध नहीं है। चलिए, वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी है, ये पूछा जा रहा है। तो ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, हल्का क्वेश्चन है एकदम। ये तो आप तुरंत कर लेंगे हल्के क्वेश्चन को। हाँ, बताइए क्या होगा हल्का क्वेश्चन। वॉलेटाइल, वॉलेटाइल का मतलब समझ रहे हो, लाइट गई डेटा उड़ जाएगा, है ना। लाइट गई डेटा उड़ जाएगा, ये होता है आपका। तो भाई फ्लैश मेमोरी में तो ऐसा नहीं होता, हार्ड डिस्क में भी नहीं होता। रैम तो भाई मैन्युफैक्चर के साथ ही आती है बन के, है ना। मैन्युफैक्चर जब की जाती है तभी इसमें क्या है, कमांड और डेटा जो है आपका बंद करके डाल दिया जाता है। रैम जो होती है, जिसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, है ना। रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि लाइट जाने के साथ में डेटा भी इसका क्या है, चला जाता है ना। तो रैम यहाँ पर क्या है, आपका आंसर हो जाएगी। ठीक है, चल याद रखेंगे, कोई डाउट तो नहीं इस क्वेश्चन पे, बन जाएगा। हाँ, चलो, ठीक है। जिसकी क्लास रुक गई है वो ऐप को अपडेट कर लें और अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लें, है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है, लंबी क्लास होती है तो डेटा आपका खत्म हो सकता है, उस कारण भी आपका बफरिंग हो सकता है। बाकी यहाँ पर प्रॉपर चल रही हो, बाकी जो स्टूडेंट हैं वो भी देख रहे हैं तो उनकी भी प्रॉपर चल रही होगी। चलिए, नेक्स्ट है आपका भारत माला परियोजना, जो है आपकी इंडिया की, है ना। भारत माला परियोजना कि कब आपका क्या है अनुमोदित की गई, ये आपको बताना है। भारत माला परियोजना जो है, हाँ, कब आपकी वो की गई। देखिए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट चल रही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना। कुछ स्टूडेंट्स को हो सकती है प्रॉब्लम, तो एक बार ऐप चेक कर लीजिए, ऐप अपडेट कर लीजिएगा आप अपना। ऐप अपडेट कर लेंगे तो हो सकता है क्लियर चलने लगे। कई बार क्या होता है, ऐप ओल्ड वर्जन यूज करते हैं ना, तो उस कारण भी आपकी क्लास नहीं चलती है। ऐप अपडेट कर सकते हैं, अगर इनकेस आपका नहीं चल रहा है तो ऐप एक बार अपडेट कर लेंगे ना तो चलने लगेगी। हाँ, हाँ, क्लियर चल रही है।
भारतमाला परियोजना। चलिए, तो भारतमाला परियोजना आप देखेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है, जो कि आपका क्या है, नए राजमार्गों को आपका जोड़ा जाएगा इसके अंतर्गत, आप देखेंगे है ना, भारतमाला परियोजना। और इसे आप देखेंगे तो आपका 2017 में जो है आपका क्या है, आपका वो चालू किया गया था, अनुमोदित जो है 2017 के आसपास में जो है आपका किया गया था। तो 2017 जो है आपका जो है इसका सही आंसर होगा, है ना। 2017 से कहा गया था कि 30 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से जो है आपका सड़कें बनाई जाएंगी, 30 किलोमीटर पर डे के हिसाब से जो है आपका सड़कों का निर्माण किया जाएगा, इसमें कहा था। जिसमें आपका आर्थिक कॉरिडोर हो गए, गलियारे हो गए, राष्ट्रीय कॉरिडोर हो गए, बहुत सारे एक्सप्रेस वे हो गए, है ना। तो ये आपका कहा गया था। और पहला जो चरण है ना वो 2017 में इसका क्या है आपका चालू हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, अगला है महाकवि ईश्वरी का जो संबंध है वो कहाँ से था। महाकवि ईश्वरी का संबंध कहाँ से था, ये आपको बताना है। महाकवि ईश्वरी का संबंध कहाँ से था, ये आपको बताना है। तो भाई आप लिटरेचर पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, तो लिटरेचर में क्या है, कुछ महान व्यक्तित्व के बारे में पढ़ते हैं, जैसे आपके ईश्वरी हो गए, संत सिंगा जी हो गए, है ना, याग्निक हो गए, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो ईश्वरी मतलब आपका ईश्वरी प्रसाद अड़जारिया, है ना। ईश्वरी प्रसाद अड़जारिया के नाम से जाने जाते थे ये, जिन्हें ईश्वरी कहा गया, ईश्वरी प्रसाद अड़जारिया, अड़जारिया के नाम से जाने जाते थे ईश्वरी। और ये आप देखेंगे तो ये आपके कब के थे, तो 1841 में इनका जन्म हुआ था ईश्वरी का। 1841 में आप देखेंगे इनका जन्म हुआ था ईश्वरी का। और ये जो थे एक्चुअल में झांसी में इनका जन्म हुआ था, है ना, झांसी में इनका जन्म हुआ था। तो भाई झांसी में जन्म हुआ था, तो भाई यहाँ पर तो आंसर तुरंत दे पाओगे। झांसी मतलब आपका कौन सा रीजन लग जाएगा, बुंदेलखंड रीजन लग जाएगा, है ना। तो बुंदेलखंड के जो थे आपके ये बिलोंग करते थे, यह आपको ध्यान रखना है। और ईश्वरी के साथ में दो और कवि का नाम जोड़ा जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा, गंगाधर और ख्याल राम का, है ना। गंगाधर और ख्याल राम, है ना, और ख्याल राम, इनका नाम भी जोड़ा जाता है। तीनों को ईश्वरी, ईश्वरी, गंगाधर, ख्याल राम, तीनों को आपका कहा जाता है किस नाम से, तो बृहत्त्रायी के नाम से, है ना, बृहत्त्रायी के नाम से आपका जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर पीएससी में पूछा था, असिस्टेंट प्रोफेसर में ही, है ना। तो असिस्टेंट प्रोफेसर में ही पूछा था ये वाला, कि गंगाधर, ख्यालराम, ईश्वरी ये किस नाम से जाने जाते हैं, या फिर इस तरह से ही क्वेश्चन आया था। तो बृहत्त्रायी के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो एक्चुअल में आपके ये झांसी के थे। चलिए, अगला क्वेश्चन है, विच रूलर डिफीटेड महाकाल देव द लास्ट परमार रूलर ऑफ मालवा। परमार के जो अंतिम वो थे उसको किसने हराया था, ये पूछा जा रहा है। हाँ, तो जैसे कि आप सभी को पता है भाई, परमार वंश के जो अंतिम थे महाकाल देव, है ना, इसको किसने हराया। हाँ, तो महाकाल देव जाहिर सी बात है आपका परमार वंश के अंतिम शासक महकल देव जो थे, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे। कौन, एनुल मुल्क करके, है ना, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति उसने भेजा था। तो यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ही सही हो जाएगा ऑप्शन वैसे, लेकिन उनका सेनापति जो था एनुल मुल्क करके, है ना, इसका सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का एनुल मुल्क करके, एनुल मुल्क करके सेनापति था। इसने आक्रमण किया था एक्चुअल में, लेकिन ऑर्डर तो अलाउद्दीन खिलजी का ही रहेगा। तो उसने एनुल मुल्क दे के आपका ये दिया है ना। मंत्री कोका देव जो है मारे जाते हैं, है ना, आपने पढ़ा था, है ना, इनके मंत्री भी रहते हैं, मंत्री कोका देव, है ना, मंत्री कोका देव मारे जाते हैं। उसके बाद मांडू किले में, मांडू के किले में आप देखेंगे आपका ये भी मारे जाते हैं, है ना। मांडू के किले में भी महकल देव जो है मारे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रधानमंत्री द्वारा घोषित पीएम जनमन योजना का उद्देश्य जो है किस विशेष रूप से जनजातीय समूह को सड़क प्रदान करने का है, यह आपको पूछा जा रहा है। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री जनमन योजना,
हाँ, जनमन योजना आप देखेंगे, आपने पीवीटीजी पढ़ा है, बोलिए हाँ पढ़ा है सर। पीवीटीजी, पीवीटीजी मतलब कौन, है ना, जो विशेष रूप से कमजोर जनजातियां हैं। पीवीटीजी पढ़ा है ना आपने, विशेष रूप से कमजोर जनजातियां कौन है हमारे यहाँ, बीबीएस है ना, बेगा भारिया सहरिया, बेगा भारिया सहरिया, ये आपकी सबसे कमजोर जनजातियों में से एक है मध्य प्रदेश की, है ना। तो जाहिर सी बात है उनके लिए रोड कनेक्टिविटी हो, है ना, उसको लेके आप देखेंगे आपका क्या है, बाकायदा केंद्र सरकार के द्वारा विशेष मिशन चलाया गया जिसमें बुनियादी आपका चीजें प्रोवाइड करना है ना, जिसमें आपका बिजली हो गया, स्वच्छ पानी हो गया, सड़क हो गया, और ये पूरा पूरा राशन कार्ड प्रोवाइड करना, मेडिकल चीजें देना, है ना। तो ये आपका बेगा भारिया सहरिया जो है पीवीटीजी को लेकर आपका है। चलिए, रहस्य जो है ये किससे संबंधित परंपरा है, ये भी आपने पढ़ा है रहस्य के बारे में। रहस्य किससे जुड़ी परंपरा है ये आपको बताना है। आपने लोक गीत और ये सब पढ़ा है ना, तो उसमें आपने रहस्य के बारे में जो है आपने पढ़ा था। हाँ, बताइए किससे जुड़ी परंपरा है रहस्य परंपरा। हाँ, बुंदेलखंड के नाटक पढ़े थे आपने, याद है आपको कुछ, बुंदेलखंड के नाटक पढ़े थे, याद है, भूल गए, नहीं याद है। हाँ, बुंदेलखंड का नाटक पढ़ा था ना आपने रहस्य। हाँ, भगवान कृष्ण से संबंधित है रहस्य, भगवान कृष्ण से संबंधित है रहस्य। क्या होता है रहस्य में, हाँ, राम रहस्य में जो आपकी रास लीला है ना, रामलीला की तरह ही आपका कृष्ण के बारे में जो है पूरा आपका बताया जाता है ना। अलग अलग आपने क्या है पढ़े होंगे आपके नाटक, जिसमें जैसे गम्मत, स्वयं, खमराज, ठोटिया, निमाड़ का, है ना, ऐसे ही मालवा का माच हो गया फेमस, नकल हो गया, राम दंगल हो गया, ये सब आपने पढ़े हैं, है ना। वैसे ही आपका कृष्ण को लेके है आपका बुंदेलखंड का रहस्य। चलिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सतना में पूर्ण स्वाधीनता दिवस का आयोजन किया गया था, किसके द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता दिवस का आयोजन जो है सतना में किया गया था, यह आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन में रघुवंश प्रताप सिंह है, ऑप्शन में सत्यदेव है, शांति देवी है। बताइए क्या हो जाएगा आंसर। 26 जनवरी 1930, है ना, पूरे देश में जब पूर्ण स्वराज मनाया गया, है ना, 26 जनवरी 1930 जब पूरे देश में आपका मनाया गया था, तो रघुवंश प्रताप सिंह के द्वारा सतना में, या रघुवंश प्रताप सिंह के द्वारा सतना में आपका सेलिब्रेट किया गया था, है ना। तो 1930 वाला जो आपका आंदोलन है ना, पूर्ण स्वराज, उस समय पर आप देखेंगे देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग लोग जो है अपना योगदान दे रहे थे, तो उसमें सतना से आप देखेंगे आपका जो था पूर्ण स्वराज को लेके वो आपके ये थे, है ना, तो याद रखिएगा। ऐसे ही 1930 का जंगल सत्याग्रह भी याद रखिएगा, 1930 का, है ना, वो भी आपको पूछा जा सकता है। 1930 का जंगल सत्याग्रह भी आपको याद रखना है, वहां पर भी क्वेश्चन जो है आपको आ सकता है, तो जंगल सत्याग्रह बिल्कुल मत भूलिएगा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जंगल सत्याग्रह से आपको मिलेंगे एग्जाम में, है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि 2025 का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है कब आयोजित किया गया था। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, तो कॉन्क्लेव देखो मध्य प्रदेश से संबंधित हो सकता है, आपसे पूछ लेगा, तो करंट अफेयर में जो कॉन्क्लेव है वो आपको ध्यान रखना। हाँ, जंगल सत्याग्रह में घोड़ा डोंगरी आपका गंजन सिंह कोरकू याद रखिएगा। चलिए, तो ये आपको याद रखना है, जनवरी के आसपास में हुआ था ये, है ना, सॉरी फरवरी के आसपास में हुआ था, 24-25 फरवरी को, है ना। 24-25 फरवरी को आप देखेंगे इन्वेस्टर समिट जो है आपका आयोजित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, है ना। हाँ, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है आपका 2025 का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025, है ना। चलिए, तो ये याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में आपका, है ना, 25
24-25 फरवरी को भोपाल में जो है आपका आयोजित किया गया था ना, भोपाल में, बिल्कुल ठीक है। हाँ, भोपाल में जो है आयोजित किया गया था, ये याद रखिए। चलिए, बोल रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक हितों की रक्षा की गई। आर्थिक हित, इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात की गई है किस शेड्यूल में। ये आर्टिकल दोस्तों आपने अच्छे से पढ़े हैं, बोलिए हाँ पढ़े हैं, क्योंकि मैंने आपको बहुत डेप्थ में आर्टिकल जो है यहाँ पर पढ़ाए थे, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, आर्टिकल आपसे पूछ सकता है। चलिए, तो आर्टिकल में दोस्तों आपने आर्थिक सुरक्षा से रिलेटेड पूछा गया है, तो आर्थिक सुरक्षा में आपका आर्टिकल जो है आर्टिकल 46, आर्टिकल 46 यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आर्टिकल 46 क्या कहता है बताइए, कि राज्य जनता के दुर्बल वर्गों को, खासकर अनुसूचित जाति और जनजातियों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों पर विशेष रूप से सावधानी बरतेगा, है ना। तो आर्टिकल 46 जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा, है ना। ऐसे ही और आर्टिकल क्या है भाई, आर्टिकल 244 है यहाँ पर, आर्टिकल 342 है यहाँ पर। हाँ, 243 तो देखिए आपका किससे जुड़ा हुआ है, नगर निगम के चुनाव से जुड़ा हुआ है 243। 244 आप देखेंगे तो भाई विशेष सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, 5वीं और 6वीं अनुसूची से 244 जुड़ा हुआ है ना। 342 जो है आपका किससे जुड़ा हुआ है, राष्ट्रपति जो होगा राज्यपाल के जनजातीय समूह को अनुसूचित अधिसूचित कर सकता है ना। वो 342 है आपका, राष्ट्रपति चाहे तो किसी को भी आपका शेड्यूल ट्राइब जो है घोषित कर सकता है। चलिए, बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड विशेष कमजोर रूप से जनजातीय समूह से संबंध रखता है ना, पर्टिकुलरली वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप से कौन सा आपका जरूरी है। तो इसको लेके भी मैंने आपको बताया था कि कैसे आपका विशेष जनजाति बनाई जाती है, क्या क्राइटेरिया होता है, विशेष जनजाति बनाने का क्या क्राइटेरिया होता है, ये आपको पूछा जा रहा है। विशेष जनजाति, विशेष पिछड़ी जनजाति का, तो मैंने आपको बताया था कि खेती का किस तरह से आपका ये यूज करते हैं, है ना। फिर मैंने आपको बताया था कि साक्षरता का क्रम क्या है इनका, है ना। फिर मैंने आपको बताया था कि स्थिर और घटती आबादी इनकी आपकी एक कंसर्न होती है। फिर मैंने आपको बताया था दुर्गम एरिया में जो है भौगोलिक क्षेत्रों में रहवास करते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपका जो मानदंड होगा, विशेष क्राइटेरिया होगा, वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो आपके 4 होते हैं एक्चुअल में, है ना। एक तो एग्रीकल्चर होता है ना, एक तो एग्रीकल्चर होता है, दूसरा लिटरेसी होता है, तीसरा आप देखेंगे आर्थिक रूप से अत्यंत पिछड़ापन होता है, और चौथा जो होता है घटती और स्थिर जनसंख्या होती है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन बैठेगा वो बैठेगा ए ऑप्शन, घटती और स्थिर जनसंख्या, है ना। घटती और स्थिर जनसंख्या, ये आपका यहाँ पर बैठेगा सही ऑप्शन। ठीक है, तो एग्रीकल्चर, लिटरेसी, आर्थिक रूप से पिछड़े और घटती और स्थिर जनसंख्या, ये 4 मानक जो हैं आपके क्या होते हैं, तय करते हैं एक्चुअल में। चलिए, 3 पूछी जा रही है आपकी यहाँ पर, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की, वो भी पंचायत लेवल पर, है ना, पंचायत लेवल पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की थीम यहाँ पर उसने पूछ ली है। अब ये जनरली ऐसा नहीं पूछता है इतना ज्यादा डेप्थ में, बट उसने पूछा है एक बार, तो इसको याद रखिए, इनकेस अगर आपको आए तो ध्यान रखना है। वैसे पूछेगा नहीं, बहुत रेयर केसेस है, एक ही बार उसने पूछा है। मैंने कहा है ना कि भाई हर उसमें 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आउट ऑफ बॉक्स होंगे, किसी को नहीं बनेंगे, जो रियलिटी है किसी को नहीं बनेंगे, क्योंकि इतना किसको याद रहेगा कि पंचायत लेवल पर थीम क्या होगी, है ना। तो सिंपल सी चीज है, इसको आप सिंपल सा इग्नोर कर सकते हैं क्वेश्चन को इस तरह के, और छोड़ सकते हैं। बाकी इसका सही आंसर मैं बता दूं, थीम 2 है आपका हेल्थी पंचायत, है ना। थीम आपका 3 जो है आपका क्या है, थीम 3 जो है आपका वो है आपका चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत। थीम 5 जो है आपका वो है आपका क्लीन और ग्रीन पंचायत, और 7 जो है सोशल से पंचायत। तो डी ऑप्शन वैसे इसका सही आंसर है ना। बाकी तुक्का लगाना चाहें तो लगा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन में, बट कोशिश कीजिएगा तुक्का ना ही लगाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना।
टोटल 9 थीम जो है आपकी बनाई गई थी इसमें, ना टोटल 9 थीम बनाई गई थी इसकी। चलिए, जीएसडीपी के तहत प्रत्येक क्षेत्र में जो योगदान है वो सबसे ज्यादा किसका है, तो ये भी मैंने आपको इकोनॉमिक सर्वे, जो इकोनॉमी की पहली क्लास है उसमें मैंने आपको पढ़ा दिया था, है ना। इकोनॉमी की जो फर्स्ट क्लास है उसी में हमने पूरा का पूरा डेप्थ में पढ़ लिया था, इकोनॉमी की फर्स्ट क्लास में। बोलिए हाँ, याद है आपको? हाँ, इकोनॉमी की फर्स्ट क्लास की थी हमने, लेक्चर 1 में ही हमने पढ़ लिया था कि इसके अंदर भी आप देखेंगे तो कौन सा सेक्टर जो है आपका क्या है, सबसे ज़्यादा है। तृतीयक सेक्टर में भी मैंने आपको बताया था कि भाई आपका जो होटल रेस्टोरेंट है उसका 10.37 के आसपास, याद होगा आंकड़ा आपको, 10.37% के आसपास का आंकड़ा है ना, ट्रेड होटल एंड रेस्टोरेंट का। ऐसी आपका जो दूसरे हैं उसमें कितना है, परिवहन और भंडारण का है आपका 2.73 के आसपास का, 2.73% के आसपास का, है ना। ऐसे ही आपका वित्तीय सेवा का है 3.71 के आसपास, है ना। और टोटल तृतीयक सेक्टर की अगर बात करूं, टोटल तृतीयक सेक्टर अगर मैं प्रचलित मूल्य की बात करूं, करंट प्राइस की बात करूं, तो कितने का था, 36.61%, है ना। टॉप किसने किया था, तो प्राइमरी सेक्टर ने किया था। प्राइमरी सेक्टर का कितना योगदान था, तो भाई प्राइमरी सेक्टर का 44.36%, है ना। प्राइमरी सेक्टर का, प्राथमिक क्षेत्र का, ये आपको ध्यान रखना है। प्राथमिक क्षेत्र का जो है 44.36% के आसपास था, ठीक है। तो ये तो याद रखना पड़ेगा, है ना, ये वाला तो याद रखना पड़ेगा डेटा भाई। ये तो मैंने बोला भी है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और आपका टर्टियरी सेक्टर, इनको तो याद रखना ही रखना है। 24-25 का कम से कम ये कर लो आप, है ना। और समय मिले तो 25-26 का कर लेना, लेकिन 24-25 का ही जनरली उसने क्या है आपका एग्जाम में अभी तक पूछा है ना। तो 24-25 का ही मान के चलिए पूछेगा, है ना। चलिए, तो ये थी आज की क्लास जहां पर एक और एफएलटी हमने क्या की, समाप्त की। और होपफुली आपको मजा आया हो आज की क्लास में। और बिल्कुल अपने मार्क्स जरूर जोड़ते रहिए, कितने सही हुए कितने गलत हुए, ताकि आपको पता चलता रहे आपकी परफॉर्मेंस के बारे में, और कितना तुक्के मारे हैं उस हिसाब से नेगेटिव मार्किंग कितनी गई है वो भी आपको तय करना है, ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट। होपफुली दोस्तों ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट में अपने आंसर जरूर लिखें, साथ में बताएं कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। इसी के साथ साथ ऐसे ही और कंटेंट के लिए ऑल एग्जाम प्लेस को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप सपोर्ट कर सकते हैं तो ज्वाइन करके हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। कोई डाउट आपको लगता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। इसके अलावा इंस्टा पे पूछ सकते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। पेपर 1 का कंप्लीट बैच चल रहा है, जो कि आपके फायदे के लिए होने वाला है, 1 ईयर वैलिडिटी के साथ में, जिसमें लाइव लेक्चर, बाइलिंगुअल कंटेंट आपको मिलने वाला है, नोट्स A4 जिसे प्रिंट करवा सकते हैं आप। साथ में आपका यहाँ पर 5000 MCQ टेस्ट सीरीज आपकी इसके साथ इंक्लूड कर दी गई है, प्लस अंतिम प्रहार बैच भी इसके साथ इंक्लूड कर दिया गया है। तो अगर पेपर 1 का बैच ले रखा है तो आपको कुछ नहीं लेना। साथ में केवल अगर प्रैक्टिस के लिए आपको बैच लेना है जहां से शॉर्ट क्वेश्चन मिले, वो है हमारा अंतिम प्रहार बैच, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें MCQ आपको मिलने वाले हैं। 20 FLT में यहाँ पर आपको डिस्कस करवाता हूँ लाइव प्लस रिकॉर्डेड। साथ में ओल्ड प्रहार बैच भी इसमें इंक्लूड है, प्लस टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। इसी के साथ साथ पेपर 2 भी आप लेना चाहें, पेपर 2 भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। साथ में आपका इंटरव्यू बैच लेना चाहें, ये भी आपको मिल जाएगा। तो मिलता हूं मैं आपसे अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।